हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है जी, गुड आफ्टरनून। कौन? तो सबसे पहले जो कल हमने चीजें पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कि वर्ण रचना क्या थी, वर्ण रचना के भेद कितने होते हैं। तो हमने भेद पढ़े थे इसके कुल 4 और मुख्य भेद कितने पढ़े थे, 3 भेद पढ़े थे। उसमें से हमने आपके पहले नंबर पे पढ़ा था ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पे पढ़ा था हमने आपका दीर्घ स्वर, एंड नंबर 3 पे पढ़ा था हमने सिंह स्वर, और नंबर 4 पे हमने पढ़ा था आपका प्लुत स्वर। तो ये 4 भेद होते थे, और मुख्य रूप से कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। और ये हम आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 भेद पढ़ रहे हैं। सिंह स्वर की हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि नाम से हमें पता चलता है संयुक्त का मतलब होता है मिलना, यानी कि मिलान करना। जब भी हम दो आपके स्वरों को जोड़ेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से स्वर होते हैं संयुक्त स्वर के अंदर? तो इनकी संख्या होती थी 4। 4 कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ए ओ तथा औ। ये 4 होते हैं हमारे पास, संयुक्त स्वर होते हैं। सभी को यहाँ तक हमने पढ़ा था, सभी को यहाँ तक की क्लियर थी सारी चीजें। आगे कंटिन्यू करें हम। सभी को क्लियर था? एक बार रिपीट करने की जरूरत है मुझे यहाँ पे। क्या मुझे जरूरत है इसमें? यस एंड नो? सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके ओके। हमने जो संयुक्त स्वर पढ़े थे ना, इसके 4 हमने मुख्य पढ़े थे कि 4 होते हैं। हमने पढ़ा था ए ओ तथा ओ पढ़ा था। ए जो थी ये 2 आपके वर्णों के मिलने से मिलकर बनी है, और 2 वर्ण कौन से हैं? वो स्वर हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अ या आ में हम जब ई या फिर बड़ी ई जोड़ेंगे तो हम क्या बनाते हैं? हम आपकी ए बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर बड़ी ए के लिए हमसे पूछा जाएगा कि बड़ी ए कौन से 2 स्वरों से मिलकर बनाई गई है या कौन से वर्णों से मिलकर बनी है, तो हम बोलेंगे अ या आ में। अगर हम यहाँ पे खुद ए जोड़ेंगे या फिर बड़ी ए जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होता है? बड़ी ए का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ओ का अगर पूछा जाएगा तो अ या आ में हम क्या जोड़ेंगे? चाहे छोटा ऊ जोड़ दो, चाहे आप बड़ा ऊ जोड़ दो, हमेशा ही क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसी प्रकार से बड़ा ओ अगर हमें निर्माण करना होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? जब भी हम अ या आ में क्या जोड़ेंगे? खुद ओ जोड़ेंगे या फिर बड़ा ओ जोड़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बनेगा? इससे औ बनेगा। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए कि ए का निर्माण कौन से किस प्रकार से हुआ है, कौन से वर्णों के मिलने से हुआ है, और आपका बड़ी ए कैसे बनी है। बस यहाँ पे हमें जो कंफ्यूजिंग करती है वो बड़ा ए तथा बड़ा ओ करता है, क्योंकि हमें लगता है कि बड़ा ऊ जुड़ने से बड़ा ओ बन जाता है। अगर हम ऐसा करेंगे एग्जाम में तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। कुछ एक पॉइंट यहाँ पर भी था कि कुछ विद्वान क्या करते हैं, दीर्घ स्वरों को कहाँ पे मान लेते हैं? संयुक्त स्वर जो होते हैं इन्हें हमें दीर्घ स्वरों के साथ अटैच करके पढ़ते हैं, जिस कारण से आपके जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। वो एक बार मैं फिर से पीछे से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने जो सबसे पहले वर्ण पढ़े थे वो होते हैं 52। इसी के अंदर हमने मूल वर्ण पढ़े थे आपके 44 मूल वर्ण होते हैं। इसी से हमारे पास 33 व्यंजन तथा 11 क्या होते थे? स्वर होते हैं। हम सबसे पहले इन्हीं स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्वर किस प्रकार से 11 होते हैं, कौन कौन से इसमें टाइप्स मिलते हैं, या क्या क्या चीजें होती है स्वरों के। आगे हमने भेद पढ़े। अगर हमें परिभाषा के अकॉर्डिंग भी अगर कोई पूछा जाए तो हमारे 4 ही भेद होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आता है दीर्घ स्वर, नंबर 2
अच्छा, ये सीक्वेंस आगे पीछे भी हम कोई चक्कर नहीं है इसका, या सेकंड नंबर पे ये है। तो पहले नंबर पे हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर पढ़ा था, एंड नंबर 3 पे हमने पढ़ा था संयुक्त स्वर, एंड नंबर 4 पर आज हम पढ़ेंगे साथ में प्लुत स्वर भी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं प्लुत स्वर। नॉर्मली हम जब भी पढ़ते हैं तो यही 4 डेफिनेशन हम पढ़ रहे होते हैं कि दीर्घ स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। मैंने मुख्यतः 3 बोले, मुख्यतः 3 के अंदर ये जो संयुक्त स्वर जो 3 आए ना, ये आपके कहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं? दीर्घ स्वरों में इंक्लूड होते हैं, जिस कारण से दीर्घ स्वर तो 3 थे, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 थी। आज हमने ये भी पढ़ लिए कि इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 अगर यहाँ से निकल के अगर दीर्घ स्वरों में शामिल हो जाएंगे तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी जाएगी? फिर आपकी 7 मानी जाएगी। फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास मुख्यतः कितने भेद आएंगे? फिर आपके 3 आते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलें। ओके, ठीक है। अगला जो भेद आता है वो है हमारे पास प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर एक ऐसा स्वर होता है जिसके उच्चारण करने में 3 गुना अधिक समय लगता हो। किसकी अपेक्षा? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। ह्रस्व स्वर में हमने अ पढ़ा था, ई पढ़ा था, उ पढ़ा था तथा बड़ा ऊ पढ़ा था। ये 4 होते हैं। इनके उच्चारण करने में हमने पढ़ा था सबसे कम समय लगता है। जब हम प्लुत स्वर का उच्चारण करेंगे तो इससे कितना गुना टाइम लगेगा? 3 मल्टीपल टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि 3 गुना अधिक समय लगेगा। ठीक है, वो कौन सा होता है? तो उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? ओम करके लिखते हैं, इस प्रकार से ओम। जैसे हम अगर ओम का उच्चारण करेंगे तो इसमें ना सबसे अधिक टाइम लगता है, किंतु इसे ना अभी हिंदी वर्णमाला में ना शामिल नहीं करते हैं, यानी कि इसे अब हिंदी वर्णमाला से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, जिस कारण से आज के टाइम पे हम कितने पढ़ते हैं? 11 ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमने ह्रस्व स्वर में पढ़ा था कितनी संख्या होती है? 4। अगर हम दीर्घ स्वरों की भी देखेंगे तो 3 होती है, जबकि हमने संयुक्त में पढ़ लिया कि ये होते हैं 4। अगर हम इनका टोटल करें तो 11 हो जाते हैं। अगर हम प्लुत स्वर को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? आपके 12 स्वर होते हैं, किंतु ये 12 नहीं होते हैं। अगर हमसे एग्जामिनर में पूछा जाए कि स्वरों के भेद कितने होते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा? 11 ही होगा। ठीक है जी। कुछ और एग्जामिनेशंस में हमें चीजें देखने को मिलती है कि अगर एग्जामिनर ने वहां पे हमसे क्या पूछा जाए कि कुल भेद बताइए, सॉरी कुल संख्या बताइए, स्वरों की कुल संख्या बताइए कितनी होगी, तो वहां पे कई बार हमें ऑप्शन में 11 ना मिले तो हमें 14 भी मिलता है। मान लेते हैं, मैं आपके सामने ऑप्शन रख देता हूँ। ए 10 है, बी 12 है, एंड सी मेरे पास 13, एंड डी मेरे पास 11, सॉरी 14। ये मेरे पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो इस केस में ना हम हमेशा ही क्या आंसर लगाएंगे? डी लगाएंगे, यानी कि स्वरों के कुल भेद कितने होते हैं? 14 होते हैं। किस प्रकार से ये 14 होंगे? अगर हम 11 में ना 1 प्लस कर दे ओम को तो मेरे पास हो जाते हैं 12। इसके अलावा हमारे पास एक दीर्घ री भी होती है। मैंने बोला था एक री होती है, एक दीर्घ री होती है। दीर्घ री को इस प्रकार से लिखेंगे, एक मिनट। दीर्घ री को इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से, ये वाला। जब हम री लिखते हैं तो उसके पैरों में एक और री मिलती है, इसे लिखा जाता है, और एक होती है लरी। तो ये लरी, ये 3 शब्द ऐसे हैं। अगर 11 में अगर हम आपका 3 इन वर्णों को भी जोड़ देंगे, इस प्रकार से हमारे पास कितने होते हैं? 14। आपके संस्कृत के अंदर लिखे जाते हैं, संस्कृत के स्वरों में गिने जाते हैं, किंतु इन्हें आज के समय में हिंदी में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट फिर भी कुछ विद्वान इन्हें हिंदी के स्वरों में गिनते हैं। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुल संख्या और ऑप्शन में 11 ना हो, तभी हम आंसर क्या लगाएंगे? 14 लगाएंगे। वहां पर हम कोई अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगाएंगे कि 10 हो सकती है या 12 हो सकती है, कभी भी नहीं होगी, हमेशा ही कितनी होगी? 14 होगी। सभी को ये क्लियर हुआ कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि स्वरों के संख्या कितनी है तो कितनी मानी जाएगी? 11। और अगर कुल संख्या पूछेंगे तो कितनी होगी? 14, जब हमारे पास ऑप्शन में 11 नहीं होगा। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं कि आगे हमें ना कुछ और भी मिलते हैं। अभी हमने ना आपका अ से लेके औ तक हमने जो वर्ण पढ़े, ये तो हमने पढ़े स्वर, और हमें नेचुरली यही मिलते हैं अ से लेके अप टू आपका ओ तक, और इन्हें हम क्या मानते हैं? स्वर मानते हैं। किंतु इसके बाद भी हमें 2 मिलते हैं, एक अंग और एक
अह मिलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें ना तो हम स्वर बोलते हैं, ना ही ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है जी। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा ना हिंदी वर्णमाला में ऐसे कौन से वर्ण हैं जिन्हें ना तो स्वर बोलते हैं ना ही आपके व्यंजन, तो वो होते हैं हमारे पास अयोग बा। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? अयोग बा बोलते हैं एक साथ। अयोग बा वर्णों की संख्या भी हमसे पूछी जा सकती है कि अयोग बा वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हम कितनी बताएंगे? 2 होती है इनकी संख्या। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है जी सभी को? अयोगवा का अर्थ क्या होता है कि जो योग ना होने पर भी क्या आए? साथ में आए, उसे हम क्या बोलेंगे? अयोगवा कहते हैं। यानी कि ये इनको लिखने का क्रम क्या होता है कि स्वरों के बाद और जो व्यंजन होते हैं ना उनसे पहले लिखे जाते हैं। व्यंजन यानी कि क ख से अगर हम पढ़ेंगे तो व्यंजन, और स्वर ओ के बाद ही आते हैं अंग और अ, जिनकी इनका क्रम भी ध्यान में रखेंगे। कहाँ पर लिखे जाते हैं? स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमें अंग और अ को अलग अलग करके भी पता होना चाहिए, इन दोनों को और क्या किस किस नाम से जानते हैं। तो अंग को अनुस्वार कहते हैं और अ को हम क्या मानते हैं? विसर्ग मानते हैं। तो ये नाम पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में अनुस्वारों की संख्या कितनी है या अनुस्वार कितने हैं, तो एक ही है और वो होता है अंग। विसर्गों की संख्या या विसर्ग कौन सा होता है, चूज कीजिए ऑप्शन में। तो वो हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी है, संस्कृत के अंदर हमने पढ़ा है विसर्गें क्या होती हैं। बस यहाँ पे एक नया नाम मिलेगा आपको, अनुस्वार, जो पहली बार पढ़े होंगे। अगला है कि जो चीजें हमने पढ़ी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हस स्वरों के जो भेद पढ़े थे हमने, 4 पढ़े थे, इनकी संख्या 11 होती है। हस स्वर के अंदर 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें आपके? तो इसमें आते हैं हमारे पास अ, ई, उ तथा री। हमें ना ये चारों वर्ड याद रखने हैं। दीर्घ में हमारे पास आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई तथा बड़ा उ आता है। संयुक्त स्वर के अंदर भी कितने आते हैं? 4 आते हैं। इसमें आती है ए, बड़ी ए, ओ तथा ओ आता है। युक्त स्वर के अंदर ना एक ही आता है ओम, जिसे आज के समय में हम शामिल नहीं करते हैं, फिर भी इसे हम वेदों के अंदर गिनते हैं। ये हमने आपका स्वर यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो चारण के आधार पर जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो चारण के आधार पर स्वरों के या वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो स्वर, एक होता है व्यंजन। हमने स्वर पढ़ लिया कि स्वर क्या होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों के भेद क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या कर ली हैं? कंप्लीट कर ली हैं। सभी को क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलिए देखिए, आगे हम आपका पढ़ेंगे व्यंजन की व्यंजन क्या होते हैं। मैंने बोला था कि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से क्या किए जाते हैं? बोले जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में हमें क्या मिलता है? अस्वर मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं क बोलूंगा तो क में मुझे क्या मिलेगा? अ मिलेगा। ये वर्ण हुआ और ये मेरे पास क्या है? व्यंजन है। जो हलंत वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजन। साउंड सिर्फ आपकी स्वरों की होती है। और चाहे आप ग बोलो, चाहे आप कुछ भी वर्ण बोलो पे, चाहे आप च बोलो, इसके भी उच्चारण, इसके भी बोलने में ना हमें क्या मिल जाएगा? अ जुड़ता हुआ मिल जाएगा स्वर। अगर अ सभी व्यंजनों में जुड़ रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? शहीद वर्ण भी कहते हैं। तो अ को हम क्या बोलेंगे? शहीद वर्ण बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण किसे बोलते हैं, तो वो किसे बोलते हैं? हमारा अ को बोलते हैं। सभी को क्लियर इतना? आगे हम इसके भेद पढ़ेंगे कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो व्यंजन के भेद ना 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ये मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है? बीच बीच में छूट रही है चीजों क्या? ठीक है। स्पर्श व्यंजन, इसके बाद आते हैं हमारे पास अंतस्थ व्यंजन, एंड इसके बाद आएंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन के बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजन। सबसे पहले कि स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25।
हमें यही पहले सबसे पहले याद रखना है कि कितने संख्या होते हैं स्पर्श व्यंजनों की, 25। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं, 4। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। हमने ना एक स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अगर हमसे पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो हम कितनी बताते हैं, 33। किंतु अगर हमसे पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो हम कितनी बताएंगे, 39 बताएंगे। कैसे होगी 39, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 29 में 4 जोड़ेंगे 33, 33 में 4 जोड़ेंगे 37 और 2 जोड़ेंगे तो 39 हमारे पास क्या हो जाती है, व्यंजनों की संख्या हो जाती है। सभी को क्लियर हुआ, सभी को इतना क्लियर है। अब मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, अगर ये 39 है, इसमें अगर हम 11 स्वर जोड़ देंगे तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 51 बन जाते हैं। इसमें 2 वर्ण क्या जुड़ेंगे, अयोगवाह। अयोगवाह, जिन्हें ना तो हम स्वर बोलते हैं ना ही जिन्हें हम आपका व्यंजन बोलते हैं। इस प्रकार से हमारे पास कितने बनेंगे, 52 बनेंगे। क्लियर है सभी को कि कितने बनेंगे, यहाँ पे हमारे पास 52 बनेंगे। क्लियर है। तो 1 बाई 1 इनकी हम क्या करेंगे, अब डेफिनेशन समझेंगे कि क्या होते हैं हमारे पास स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय जीवा मुख के विभिन्न भागों को क्या करती हो, स्पर्श करती हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इन्हें हम लगभग आपके 5 वर्गों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सभी को क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजनों को हमने क्या किया, वर्गों में बांटा। तो यहाँ से हमें ना एक और चीज काम करनी है, वो है साथ में हमें वर्ग भी पढ़ने हैं। एक होता है अच्छा, जो भी वर्ग होगा ना उसके पहले वाले वर्ण के नाम से ही जाना जाता है, पहले वाले वर्ण के नाम से। तो जैसे तो इसे हम क्या बोलेंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग। इस प्रकार से पहले पहले वर्ण के नाम के साथ हम इसे क्या करते हैं, याद रखते हैं कि वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में ना याद रखेंगे 5-5 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। कवर्ग में भी 5 वर्ण हो गए, चवर्ग में 5 वर्ण होंगे और टवर्ग में भी कितने वर्ण होंगे, आपके 5-5 ही होंगे। अब इसमें हमें एक चीज और पढ़नी है। हमने स्पर्श व्यंजन में पढ़े थे 25 वर्ण, और वो होते हैं क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ और म। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक अगर हम इनको पढ़ेंगे तो 25 हमारे पास वर्ण हो जाएंगे, उन्हीं को स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। और इनमें नोटिस करेंगे कि जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे ना तो हमारी जीवा मुख के विभिन्न भागों को क्या करेगी, स्पर्श करेगी, जिसी कारण से इनका नाम क्या पड़ता है, हमारा स्पर्श व्यंजन पड़ता है। आगे देखेंगे, ये बात नंबर 2 पे आता है हमारे पास। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ना हमारे पास एक क्वेश्चन और भी बनता है, और वो बनता है हमारे पास, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। मैंने बोला कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो 25, किंतु एग्जामिनर अगर घुमाकर पूछा जाएगा कि मूल स्पर्श व्यंजन कितने, 16 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर, ये जो क से लेके पहले और यहाँ से लेके आपके ये ध वाली जो लाइन होती है वर्ग के ऊपर वाली, इनके बीच वाले क्या होते हैं, हमारे पास स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्लियर है सभी को इतना? ओके, आगे देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल स्पर्श व्यंजन का 16, स्पर्श व्यंजन 25। आगे बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी कि जब उच्चारण करते समय जीवा मुख के विभिन्न अंदर के भागों को क्या करती हो, मामूली सा स्पर्श करती हो, जिसे हम क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है जी। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जब हम वायु अंदर की तरफ खींचते हैं तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, य
र, ल तथा व, ये 4 होते हैं हमारे पास आपके अंतस्थ व्यंजन। ठीक है जी, इसमें कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ इनके नाम पढ़ने हैं और इनके 4 हमें वर्ण पता होने चाहिए। य, र, ल, व को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी कि जिनके उच्चारण करने में ऊष्मा बाहर प्रकट होती हो, यानी प्रकट होती हो जिनमें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। ठीक है, यानी कि जिन भी वर्णों के उच्चारण करते समय आपकी गर्मी बाहर की तरफ फेंकी जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। ऐसे कई वर्ण हैं जब जिनके उच्चारण करने पर ना, अगर हम अपनी हथेली या हाथ आगे रखें मुंह के आगे तो हमें क्या लगती है? गर्मी महसूस होती है, या ऊष्मा हमारे हथेली पे क्या लगती है? महसूस होती है। तो वो कौन कौन से हैं हमारे? श, श, स तथा ह। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है। तो ये भी हमें क्या रखनी है? चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, क्योंकि यह वाला कंसेप्ट भी आपका आगे फिर से रिपीट होगा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इसकी भी डेफिनेशन सेम है जैसे हमने स्वरों में पढ़ी थी कि जो संयुक्त स्वर होते हैं, सेम डेफिनेशन आपकी संयुक्त व्यंजन की भी रहेगी। इसमें कौन कौन से रहेंगे आपके? श, त्र, ज्ञ तथा श्र हमें पता होना चाहिए। नाम से ही हमें पता चलता है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं। अब ना स्वर, हमने संयुक्त स्वर भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि संयुक्त स्वर का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे स्वरों को जोड़ा था आपस में, 2 स्वर जुड़े। यहाँ पे व्यंजन है तो व्यंजन आपस में होंगे, जुड़ेंगे यहाँ पे आपस में, तो व्यंजन जुड़ेंगे आपस में। अपना सबसे पहले 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे कि शो को किस प्रकार से मिलकर बनाया गया है। तो जब भी हम ना क में क्या जोड़ेंगे? षटकोण वाला श जोड़ेंगे तो हम क्या बनाते हैं? क्ष बनाते हैं। और त्र की अगर बात करेंगे तो त धन र अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनता है? त्र बनता है। अगर हम ज्ञ बोलेंगे, अगर हम ज्ञ बोलेंगे तो हमें ना ज में ना याद रखेंगे क्या जुड़ता है? य जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञ के लिए ना मैं ग और य बोलूंगा, गलत है, ये गलत है। ज के लिए ज में य जोड़ेंगे तब आपका ज्ञ बनता है। और ये जो श है ना, अच्छा श के लिए एक बार हम कि यहाँ से लगा देते हैं, ये वाला ना यहाँ से नहीं लगेगा। इसे लिखने का सही तरीका क्या है? आप यहीं से लिखेंगे, ये जो इसके पैरों में है ना, यहीं से हम क्या करते हैं? इसको श को लिखते हैं। तो इसको लिखने का भी हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो श्र होता है ये बनता है श धन र से। तो ये हमें याद रखेंगे कि श का जो निर्माण हुआ है क में षटकोण वाले श में मिलकर हुआ है, त का त धन र में, ज धन य से ज्ञ बना है, श धन र से हमारा श बना है। इंपॉर्टेंट इसमें यही बनता है कि जो चीज हमें बाकी सारी चीजें आसान है, आपने पढ़ना है ज्ञ वाला और आपने पढ़ना है एक श वाला। क्योंकि कई बार हम यहाँ पे शलगम वाला श सोच लेते हैं तो वो नहीं होगा, ना ही स होगा, ये चीजें नहीं होती हैं। बस इन चीजों का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। बाकी तरह आप डिनोट कर सकते हैं कि त में र है और श्र में भी शलगम वाला श और र जुड़ेगा तभी बनेगा श्र। सभी को क्लियर हुआ? यहाँ पे किसी का कोई डाउट है? चलिए आगे देखिए। आगे आता है हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन, या फिर हमारे पास जिन्हें हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इनका ही नाम है, उत्क्षिप्त व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। होते क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हमारे जीभ के ना सबसे अगले भाग से हो, जीभ के सबसे अगले भाग से होता है और एकदम से होता है, यानी कि झटके के द्वारा इनका उच्चारण होता है, यानी कि जीवा हमारे मध्य भाग को टकराकर तुरंत नीचे आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाए जाते हैं। या फिर जिनके उच्चारण करने में ना हमें 2 व्यंजनों के गुण मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है जी। उत्क्षिप्त व्यंजन के अंदर ना होता क्या है? ये वाले होते हैं हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन, इन्हें बोलते हैं। इनके नीचे ना हमें क्या मिलती है? बिंदी मिलती है। तो ये बिंदी वाले ना और विदाउट बिंदी वालों का भी हमें ध्यान में रखना है।
ये तो होता है हमारे पास अड़, और ये भी होता है और इसे ढ तथा ढ। उच्चारण ध्यान में रखिएगा, ढ तथा ढ, और ये है ढ़ तथा ढ़। इनका जो होता है ना यूज, इनका जो उपयोग किया जाता है वो यूज किया जाता है हमेशा ही शब्द के मध्य में। शब्द के मध्य में इनका प्रयोग होता है, इसके अलावा इनका प्रयोग नहीं होता है। यानी कि अगर मैं बोलूंगा शब्द की शुरुआत में क्या आपका उत्क्षिप्त व्यंजन आ सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी शुरुआत कभी भी शब्द की शुरुआत में आपका ड़ तथा ढ़ नहीं आता। आप अगर कोई एग्जामिन भी करेंगे या फिर बुक्स में भी देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे कि कोई ऐसा कोई वर्ण या कोई शब्द लिखा गया है तो नहीं मिलेगा आपको, हमेशा कहाँ मिलेगा, मध्य में मिलेगा। तो इनकी ना साउंड पे भी आपने ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूंगा डमरू, तो कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ पे बिंदी लगा देते हैं, तो बिंदी नहीं लगती है। मैंने अभी बोला इनकी शुरुआत नहीं होती है किसी शब्द की। अगर मैं लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, डमरू बन जाएगा, र बन जाएगा, तो डमरू नहीं है, डमरू है। इसी प्रकार से हम क्या बोलते हैं, ढक्कन भी बोलते हैं, तो ढक्कन में भी हम क्या लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, तो ड़ बन जाएगा। तो ढक्कन के लिए ना मुझे बिंदी नहीं लगानी है, तो ये ध्यान रखेंगे कब मुझे ढ लगाना है, कब मुझे ढ लगाना है, कब मुझे बिंदी वाला ढ तथा ढ लगाना है। ठीक है जी। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पर, तो एक होता है घोड़ा। ठीक है जी। तो घोड़े के नीचे यहाँ पे क्या आती है, बिंदी लगती है। अगर मैं बिंदी नहीं लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, गोड्डा बन जाएगा, तो जो कि हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि प्रोनाउंसिएशन से भी हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, गलत लिख दिया है, अगर हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो। ठीक है, तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। आगे देखते हैं, सभी को क्लियर हुआ ना इतना। ठीक है। उच्चारण के आधार पर हमने पढ़े थे कि एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। स्वरों के भी आगे हमने क्या पढ़े, भेद पढ़े। और वो कौन कौन से भेद पढ़े, हमने ह्रस्व स्वर पढ़े, दीर्घ स्वर पढ़े, संयुक्त स्वर पढ़े, प्लुत स्वर पढ़े। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की 3, संयुक्त की 4 होती है। पर ये सारे इसमें आते हैं ना, शेड्यूल कास्ट में। हाँ जी। किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए देखिए, जो प्लस स्वर होते हैं वो होते हैं 1। इसमें हमारे पास ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर कितने आए, 3, संयुक्त कितने आए, 4। टोटल करेंगे तो 11 स्वर होते हैं। इसी प्रकार से स्पर्श व्यंजन 4, अंतस 3, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हमारे पास 4, और संयुक्त भी 4, और ये आपके द्विगुण 3 हमारे पास, सॉरी 25, अंतस 4 थे। अगर इनका टोटल करेंगे ना तो यहाँ पे कितने बनते हैं, 33। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और कुल व्यंजन के लिए हम संयुक्त और द्विगुण व्यंजनों को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है कि वर्ण रचना को। तो वर्ण रचना में हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ ली है। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11, व्यंजन कितने होते हैं 33, कुल पूछेंगे तो 39। इसमें एक चीज और आई थी, वो थी अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं। इन सभी का सम करेंगे तो हमारे पास लास्ट में कितने बन जाएंगे, 52। सभी को लग गया कि 52 वर्ण हमारे कैसे कैसे बने हैं, कौन कहाँ से आए हैं। सभी को क्लियर है इतनी चीजें? अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो हम और अगला टाइप्स पढ़ते हैं कि वायु संवेग के आधार पर अगर हमसे पूछा जाए कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। वायु संवेग के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा क्या होगा हमारे पास, महाप्राण होता है। अल्प प्राण, अल्प का मतलब होगा कम, प्राण का मतलब होता है वायु। यानी कि जिनके उच्चारण करने में कम वायु प्रयोग में लाई जाए उन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। और महाप्राण में होता है, महा का मतलब होगा अधिक, और प्राण का मतलब क्या होता है, वायु ही। तो यानी कि जिनके उच्चारण करने में अधिक वायु प्रयोग में लाई जाएगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। तो हमें सबसे पहले इन्हीं के बारे में आगे पढ़ना है कि क्या होते हैं अल्प प्राण, क्या होंगे आपके महाप्राण। तो मैंने अभी बताया, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु। तो जिनके उच्चारण करने में कम वायु प्रयोग में लाई जाएगी उन्हें अल्प प्राण, जिनके उच्चारण करने में अधिक वायु लगाएगी महाप्राण कहेंगे। इसमें भी हमें क्या क्या ध्यान रखना है,
कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग से ही अल्प प्राण आते हैं। तो याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है जी। याद रखने के लिए हम क्या तरीका लगाते हैं यहाँ पे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसमें पहला वर्ण क्या होगा प्रत्येक वर्ग का? ये वाले कवर्ग का पहला वर्ण क, चवर्ग का पहला वर्ण च, इस प्रकार से होते हैं। दूसरा वर्ण ये होगा, तीसरा वर्ण ये होगा, चौथा वर्ण ये होगा, पांचवा वर्ण ये होगा। इसमें से ना प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण वाले क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब देखिए ना, मैंने बोला अगर डेफिनेशन से चलते हैं कि जिनके उच्चारण करने में कम वायु प्रयोग में लाई जाए उन्हें अल्प प्राण बोलेंगे। तो क में है ना बिल्कुल कम वायु है। अगर क का उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल कम वायु प्रयोग में लाई जाती है। अगर ख बोलेंगे ना, क, ख, ख में ना अधिक वायु जाती है, और ग में फिर से कम, घ में फिर से ज्यादा, और ञ में फिर से कम हो जाती है। इस प्रकार से जब हम च बोलते हैं, छ में ज्यादा देते हैं, और ज में फिर से कम, फिर झ में ज्यादा जोर देते हैं, यानी कि अधिक वायु का प्रयोग करते हैं झ के अंदर। तो यानी कि इनको जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसका भी ध्यान रखेंगे किस पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है, किस में ज्यादा जोर लगाना होता है, किस में ज्यादा वायु प्रयोग में होती है। तभी तो हिंदी को बड़ा स्पेशल रखा जाता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल एक्यूरेट दे रखी है कि इसका उच्चारण कंठ से होता है, कितनी वायु हमें देनी है, किन किन वर्णों के उच्चारण में कंपन पैदा होती है, वो सारी चीजें हमें हिंदी व्याकरण के अंदर हमें देखने को मिलती है। यानी कि बाकी के जितनी भी लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती है तो वहां पे इतनी क्लैरिफाई के साथ ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। तो हमें याद रखने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखेंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है हमारे पास? अल्प प्राण होगा। ठीक है। इसके अलावा और भी वर्ण आते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से वर्ण आएंगे हमारे पास? तो वो आते हैं यर, आपके लव, जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे पास? आपके अल्प प्राण कहलाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आपका अड़ होता है ना, ये वाला, इसे भी क्या बोलते हैं हमारे पास? अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये वाला ना कई बार भूल जाते हैं कि ये इसमें आएगा या फिर महाप्राण में आएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका, अगर बेटा है तो ये वाला वर्ण चेक कीजिएगा कि कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आता है ना तीसरा वर्ण, ट, ठ, ड आता, तो इसी के अगर नीचे बिंदी लगी होगी तो वो भी इसी के अंदर शामिल किया जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो नॉर्मली याद रखने का तरीका क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण। इसके अलावा यर, लव हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। बस इतना ध्यान रखेंगे। महाप्राण में क्या होता है? जो बच जाएंगे यहाँ पे वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, यानी कि जिनके उच्चारण करने में अधिक वायु प्रयोग में लाए जाए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होते हैं हमारे पास? महाप्राण होते हैं। तो दूसरा और चौथा क्या होते हैं हमारे पास? महाप्राण होंगे। इसके अलावा क्या आते हैं इसमें? तो इसमें ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। ऊष्म व्यंजन में हमने पढ़ा है श, श, स तथा ह। ये चारों वर्ण भी क्या होते हैं हमारे पास? महाप्राण होते हैं। इसके अलावा हमारे पास द्विगुण से आ जाता है अड़। जैसे कि मैंने पीछे बोला कैसे याद रखेंगे, तो आप यहाँ पे ढ चेक करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या आता है? ये वाला आता है, और उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ से हम डिनोट कर सकते हैं। सभी को इतना क्लियर हुआ कि आपके वायु संवेग के आधार पर दो भेद होते हैं। एक होता है प्राण, दूसरा क्या होता है हमारे पास? महाप्राण। इट इज क्लियर यहाँ तक का? किसी का कोई डाउट बना है यहाँ पे? जल्दी से पूछिएगा। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। हमारे पास अगला जो स्टेप आता है वो आता है तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो इसमें भी कितने भेद होते हैं? दो ही भेद होते हैं। एक होता है घोष और एक होता है का अघोष वर्ण। घोष या संघोष भी बोल सकते हैं। घोष वर्ण का मतलब होता है कंपन, जिनमें क्या होती है? प्रकंपन या फिर मैं बोलूंगा कंपन पैदा होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? घोष वर्ण बोलते हैं। और जिनमें कंपन पैदा ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? घो सॉरी अघोष वर्ण बोलते हैं। ठीक है जी।